नमस्कार, आवाज़ न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो आइए चलते हैं, आज उनसे ही उनके बारे में कुछ साक्षात्कार करते हैं। ये शख्स और कोई नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2021 बैच के डीएसपी चयनित हुए हैं। तो आइए चलते हैं, हम उनसे ही उनका कुछ साक्षात्कार करते हैं। मेरा नाम शिवांग सिंह है। मैं यूपी पीसीएस 2021 में चयनित डीएसपी की पोस्ट पर 13th रैंक पे चयनित विद्यार्थी हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से संबंध रखता हूँ। तो सर, आप थोड़ा अपनी शिक्षक योग्यता के बारे में बताएंगे? जहाँ तक मेरी शैक्षणिक योग्यता का सवाल है तो मैंने 2019 में ग्रेजुएशन 3 विषयों पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और इतिहास से कंप्लीट किया। उसके बाद 2021 में मैंने पीजी इग्नू से इतिहास विषय में कंप्लीट की। 2021 में पीजी करते वक्त ही मैंने अपीयरिंग के समय ही यूजीसी नेट का फॉर्म फिल किया था, वहाँ पर मुझे जेआरएफ मिला था। 2021 में ही मैंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, जहाँ पर अंतिम रूप से मैं चयनित हुआ हूँ। ओके सर। तो सर, सिविल सेवा के अपने बारे में थोड़ा उसके प्रयास के बारे में बताएंगे हमें, ताकि आने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं जो इस चेन में आना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको थोड़ी प्रेरणा मिल सके, वो थोड़ा जानकारी मिल सके कि किस हिसाब से करना चाहिए उन्हें तैयारी। अच्छा, तो जहाँ तक सिविल सेवा परीक्षा में मेरी जर्नी का सवाल है तो ये मेरा पहला प्रयास था और हिंदी माध्यम से ही मेरा पहला प्रयास था, पहला प्री मेंस और पहला इंटरव्यू भी था। और सबसे पहले मैंने, अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा के चरण में क्या अंतर है। तो हम पहला सबसे बड़ा अंतर पाते हैं करंट अफेयर में। जो यूपीएससी का करंट अफेयर है वो एनालिटिकल होता है, जबकि यूपी पीसीएस का जो करंट अफेयर है वो फैक्चुअल ज़्यादा होता है। और अब करंट अफेयर के अलावा अगर हम हर एक विषयवार चर्चा करें तो सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो मेरा सोर्स था वो था घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अतिरिक्त मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी थी। ज्योग्राफी में फिर वही मेरा घटना चक्र का ही स्रोत था। इसके अलावा मैंने महेश बड़वाल की बुक को रिफ़र किया था। पॉलिटी में सभी एक सोर्स से परिचित होते हैं, वो है एम लक्ष्मीकांत। इसमें मैंने घटना चक्र बिल्कुल भी प्रेफर नहीं थी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत करने के बाद अगर आप एक भी बेसिक टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो घटना चक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमी, चूँकि मैंने दृष्टि आईएएस में फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था तो इकोनॉमी मेरा यूपीएससी लेवल का तैयार हो चुका था। इस वजह से यूपी पीसीएस में चूँकि अनुपात भी यूपीएससी की तुलना में इकोनॉमी के क्वेश्चंस का कम होता है, तो मैंने कुछ विशेष तैयारी नहीं की, ना ही मैंने कोई घटना चक्र या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो किया था। इसी तरह एनवायरनमेंट में भी मैंने दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक थी वो मैंने फॉलो की। जहाँ तक सीसेट का सवाल है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वहाँ पर मैंने 2 स्तर पर रणनीति बनाई थी। अगर आप यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के बारे में गंभीरता से एक अध्ययन करेंगे उसके सिलेबस के बारे में, तो आप ये पाएंगे कि मेंस में जनरल हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके मार्क्स जुड़ते हैं। इस वजह से मुझे तैयारी करनी थी जनरल हिंदी की, और सीसेट में ही सौभाग्य से जनरल हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस सीसेट में भी आते हैं। तो मैंने जनरल हिंदी अच्छे से कंप्लीट कर ली। फिर मैथ और रीजनिंग मैंने यूट्यूब चैनल से किया था। वो यूट्यूब चैनल कोई एक निश्चित यूट्यूब चैनल नहीं था, बल्कि कई सारे यूट्यूब चैनल जो एसएससी सीजीएल सेक्टर के लिए पहले से ही कार्य कर रहे हैं, वहाँ से मैंने सीसेट अपना तैयार किया। तो सर ने अपनी पूरी एक जर्नी बताई है, इनसे थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इसके साथ तैयारी के साथ साथ इनको क्या क्या और कुछ प्रॉब्लम्स आई जिनके बारे में ये कुछ बता सकते हो कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम्स आई थी। तो इन्होंने पढ़ाई के बारे तो बहुत अच्छी तरह बता दिया कि किस कौन सी किताबें हैं और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें हमारे को रुकावटें भी आती हैं। तो उन रुकावटों से, उनसे कभी कभी नेगेटिविटी भी दिमाग में भर आती है। तो उनसे कैसे अपने आप को बाहर निकालना हो या फिर बाहर निकाल सकते हैं, तो उस बारे में सर से थोड़ा जानते हैं। जी हाँ, जैसे आपने तैयारी के दौरान रुकावटों की बात की, तो मैं उन विद्यार्थियों में से हूँ जिन्होंने अभी बहुत सारे सिविल सेवा में प्रयास नहीं, यानी बहुत सारी अटेम्प्ट नहीं दिए हैं। तो इस वजह से अन्य परीक्षार्थियों की तुलना में जो 3-4 प्री मेंस दे चुके हैं उनकी तुलना में मेरे संदर्भ में बाधाएं बहुत ही कम रही। लेकिन फिर भी अगर आप 4 साल 3 साल की भी जर्नी है मेरी, उसमें भी बाधाओं की बात करें तो वो तो बहुत ही स्वाभाविक है आना। बाधाओं के स्तर पर अगर देखें तो 2 तरह की बाधाएं जो यहाँ पर मुझे महसूस हुई। पहला कि हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल सोर्सेज हैं,
उन सोर्सेज में से किस एक को सिलेक्ट करें, किस एक को नेग्लेक्ट करें, ये इसका चयन बहुत ही दुरूह था। दूसरा था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि होने की वजह से माध्यम का चयन, मेरी इंग्लिश भी ठीक थी तो समझ नहीं आ रहा था कि हिंदी माध्यम ही लूँ या फिर अंग्रेजी माध्यम का एक जोखिम उठाऊँ लेने का। बाद में पता चला कई बार दोस्तों से डिस्कशन करने के बाद कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो माध्यम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये दो बाधाएं मेरे एग्ज़ाम के समय में और मेरी तैयारी के दौरान आई, जिसको मैंने सफलता से संयोग से पूरा कर लिया। ओके, तो सर ने ये बता दिया कि क्या बाधाएं आई उनके जीवन में और जिसको उन्होंने सहयोग से पूरा करा। थोड़ा सर बताएंगे कि मतलब कि कभी कभार आपके मन में भी ऐसी नेगेटिविटी आई, जैसे कि आपने बताया कि आपको कोई बाधा इतनी नहीं आई, लेकिन और लोगों के मन में जो 2 बारी या 3 बारी अटेम्प्ट करते हैं इस चीज़ को, उनके मन में कई बार नेगेटिविटी आ जाती है कि यार बहुत हो गया, घर वाले फिर बोलने लग जाते हैं यार कितना टाइम लगाएगा। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं वो लोग अगर ऐसी कोई नेगेटिविटी मन में आती है, क्योंकि हर इंसान की आई जाती है, स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है, जिनकी यात्रा लंबी है और जो अनफॉर्चुनेटली 1-2 मार्क्स से फाइनल मेरिट लिस्ट से आउट हो रहे हैं, उनके लिए निगेटिविटी आना बहुत ही स्वाभाविक है। खासकर मैक्सिमम जो सिविल सेवा क्षेत्र के स्टूडेंट होते हैं हिंदी माध्यम के, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, तो और भी बाधाएं जटिल हो जाती हैं। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप टू द पॉइंट पढ़ें, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेंस में सिर्फ उसका टू द पॉइंट आंसर करें और सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लें। इधर उधर भटकने की बजाय अपने सिलेबस से स्टिक रहें, सिलेबस को अच्छे से याद कर लें और जो करंट अफेयर भी पढ़ें वो सिलेबस से कनेक्टेड ही करंट अफेयर को फॉलो करें। तो यही 2-3 जो रास्ते हैं, और डेली आंसर राइटिंग करें, ये तीसरा एक और रास्ता है जिससे आप निगेटिविटी से बच सकते हैं और जल्दी थोड़ा सा सिलेक्शन ले सकते हैं उन लोगों की तुलना में जो 6 साल या 7 साल से लगातार लगे हुए हैं। क्वेश्चन है आपसे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके बारे में आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे उनको, जिनको अभी वो जो तैयारी इस विषय में कर रहे हैं? हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं वो 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहले जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं और दूसरे जो अभ्यस्त हो चुके हैं और 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, दुर्भाग्य से उनका 1-2 मार्क्स से रह रहा है। तो जो पहले वर्ग के विद्यार्थी हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहले कोचिंग के सिलेक्शन में ध्यान से चयन करें कोचिंग का, कि जो कोचिंग उनकी नीड को फुलफ़िल करती हो वो उसी कोचिंग में जाएँ, इधर उधर की कोचिंग में ना जाएँ, पहला। दूसरा, यूट्यूब चैनल को बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से और सहज तरीके से फॉलो करें ताकि उससे डिस्ट्रैक्शन ना हो, उनको फ़ायदा ही मिले। तीसरा, पुस्तकों का चयन इस आधार पर करें कि जो आपके लिए आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप, हो सकता है कोई टॉपर ऐसा बुक का सिलेक्शन किया हो या कुछ ऐसा बुक को रिकमेंड कर रहा हो जो आप पढ़ करके समझ नहीं पा रहे हैं, तो बेहतर है कि उस बुक को छोड़ करके ऐसी बुक ही फॉलो करें जो आप आसानी से समझ सकते हैं। एक और ये रास्ता है कि आप डेली आंसर राइटिंग और डेली एमसीक्यू सॉल्व करें। एक यही मुझे लगता है सबसे आसान रास्ता है इसमें सफल होने के लिए। ओके, तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपका कि साक्षात्कार की रणनीति कैसे बनाएं? साक्षात्कार, सबसे पहले तो आप अगर न्यू कमर हैं तो बिल्कुल साक्षात्कार के बारे में टेंशन ही मत लीजिए। एक बार आपका प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाती है, जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं या फिर मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं, तभी आप में, अगर आप मुख्य परीक्षा में सफल हो पा रहे हैं तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आजकल तो इतने मॉक इंटरव्यू फ्री में आयोजित किए जाते हैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कि आपके पास साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए पर्याप्त मौका होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हम डिफेंस में जो एसएसबी होते हैं उनकी तुलना में जो यहाँ का साक्षात्कार होता है वो कभी कभी पर्सनालिटी बेस के साथ साथ वो पर्सनालिटी आपकी चेक करते हैं आपके नॉलेज के आधार पर। यानी आप किससे नॉलेज वाली चीज़ें पूछेंगे आपके सिलेबस से, अगर आप उसको कॉन्फिडेंस तरीके से बोल पा रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी भी जज हो जाती है उसी के द्वारा। तो अगर आपका जीएस में, एसए में या फिर किसी जनरल हिंदी के पेपर में या फिर ऑप्शनल में बहुत ही अच्छी कमांड है तो आप कॉन्फिडेंस में भी रहेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस में रहे और कॉन्फिडेंस के साथ ही स्पष्ट रूप से अगर आप उत्तर दे पाए तो आपके साक्षात्कार में मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे मेरे हिसाब से। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको लेके कि आपकी जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपकी कार्यशैली कैसी होगी, और एक क्वेश्चन है कि आप जो इसके आगे यूपीएससी की तैयारी है उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। हाँ, जैसे कि अभी मेरा पहला ही प्रयास था यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में मेरा एक प्रयास हो चुका है 2020 में, वहाँ पर मेरा प्रीलिम्स फेल हुआ था मैं। तो अभी स्वाभाविक है कि यूपीएससी में मैं ज़रूर अटेम्प्ट दूंगा। आपका पहले प्रश्न का उत्तर ये है। और दूसरा, जहाँ तक आपने पूछा मेरी कार्यशैली के बारे में, तो ये बहुत हद तक ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगी कि मेरी ट्रेनिंग किस हिसाब से चलती है। और अगर मैं अभी से कुछ बता सकूँ तो मैं सिर्फ इतना ही बताने में समर्थ हूँ कि डीएसपी के रूप में पुलिसिंग के 2 पार्ट होते हैं। पहला एक अपराध होने के पहले की कार्यवाही और दूसरा अपराध होने के बाद की कार्यप्रणाली। तो मेरा जोर ये होगा हमेशा ही कि लॉ एंड ऑर्डर इतने अच्छे से मेंटेन किया जाए कि अपराध हो ही ना,
और अगर अपवाद स्वरूप अपराध हो भी जाते हैं तो इतने तीव्र तरीके से और गतिशील तरीके से उस समस्या का समाधान किया जाए कि पीड़ित को तीव्रता से न्याय मिले और जो अपराधी हैं उनको जल्द ही जल्द कठोर से कठोर दंड मिले। तो यही मेरे 2 एस्पेक्ट होंगे मेरी कार्यशैली के। तो ये थे हमारे साथ शिवांग सिंह जी सर। तो सर हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप जो भी काम करें बड़ी लगन से और बड़ी मेहनत से और अच्छे परिणाम के लिए उसको काम करें। धन्यवाद सर आपका। आपने भी मेरे लिए समय निकाला और मेरा साक्षात्कार किया, इसके लिए मेरा भी आपके लिए धन्यवाद। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा जो कहा गया है कि मैं लगन के साथ मेहनत करूं, और मैं बिल्कुल ही इसका पालन करूंगा और आगे भी आपकी बात का मैं ध्यान रखूंगा।